वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, प्लीज़ बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्टडी पढ़ाई कर रहे होंगे गाइज। तो आइए गाइज लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉप 20 MCQs का एक सीरीज लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट गाइज जुड़ जाइए अपना पेन कॉपी लेकर, और ओवरऑल आपको ये भी बताना है कि आज आपने 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितना आपका सही हो रहा है गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। साथ साथ ये BCom, MCom, BBA, MBA, CA, CMA, CS, ओवरऑल कॉमर्स में जितने भी कम्पिटिटिव के एग्जाम, चाहे TGT, PGT, UGC नेट, UPPCL या फिर कल UP BEd के लिए जितनी भी आपकी ओवरऑल कॉमर्स है, स्पेशली इनकम टैक्स से अगर इस चैप्टर से बनते हैं सवाल, तो ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आपको टॉप 20 MCQs का सीरीज लेकर आए हैं गाइज। तो फटाफट जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि है टॉप 20 MCQs रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लीजिए आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, कि एन इंडिविजुअल में गेट इनकम। एक इंडिविजुअल जो है वो कौन कौन से इनकम को गेट कर सकता है, मीन्स प्राप्त कर सकता है। पहला करा है इन इंडिया में, इन आउटसाइड ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन करा है, तीसरा करा है इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंडिया, और नोवेयर। ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 आपका 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो गाइस याद करिए, हम आपको जब रेजिडेंशियल स्टेटस का आपको पढ़ाया था थ्योरी का पहला पार्ट, तो उसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल इंडिया के साथ साथ विदेश में भी इनकम कर सकता है, और यह इनकम कहां पर टैक्सेबल होगा वह उसके स्टेटस पर डिपेंड करता है। स्टेटस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। इसका कभी भी सिटीजनशिप से, ध्यान रखिए गाइस, इसका कभी भी सिटीजनशिप से कोई भी इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो वो इंडिया भी कमा सकता है और विदेश में भी कमा सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा गाइस, तीसरा सही होगा। इंडिया के साथ साथ वो विदेश में भी इनकम कर सकता है गाइस। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइस। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द बेसिस डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन का टोटल इनकम हम लोग डिटर्मिनेट करते हैं क्या, ऑन हिज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहला कह रहा है ऑन सिटीजनशिप इन इंडिया, उसके नागरिकता के आधार पर। दूसरा कह रहा है उसके हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, उसके निवास स्थान के आधार भारत में। और तीसरा कह रहा है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया बोथ, नन ऑफ एबव। 4 ऑप्शन हो गया गाइज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी भी इंसान का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसके सिटीजनशिप पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस पर निर्भर करता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। सिटीजनशिप कभी नहीं बदलता, उसका निवास स्थान जो होता है हर साल बदल भी सकता है, स्थिर भी हो सकता है, लेकिन बदल भी सकता है। तो जब भी हम लोग उसका टोटल इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके स्टेटस पर डिपेंड करते हैं, मीन्स रेजिडेंशियल स्टेटस। यहाँ सिटीजनशिप है इसलिए ऑप्शन कट गया, और यहाँ भी सिटीजनशिप था अभी आपका ऑप्शन कट गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो दूसरा ही होगा, उसके निवास स्थान पर डिटर्मिनेशन करने का प्रयास करते हैं किसी भी पर्सन के इनकम का। ओके गाइस, मजा आ रहा होगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम आपने रिसीव किया इंडिया में, आर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इन टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ। अगर आपने इन इंडिया में किसी प्रकार का कोई इनकम रिसीव किया है, या फिर डीम टू बी रिसीव, या उसको मान लिया जाएगा आपने रिसीव किया है, इस टैक्सेबल वो कर योग होगा इन द हैंड ऑफ किसके, ऑल SEC रेसिडेंट के बारे में, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट्स के बारे में, और चौथा ऑप्शन करा नॉन रेसिडेंट्स के बारे में। गाइस ध्यान रखिए, अगर आपका कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव होता है या फिर एक्रूड होता है, तो ऐसी दशा में वह इनकम तीनों प्रकार के SEC में टैक्सेबल होता है, चाहे वो OR हो, ऑर्डरली रेसिडेंस हो, चाहे वो NOR है, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस हो, और चाहे वो NR हो, मीन्स नॉन रेसिडेंस हो। वो तीनों प्रकार के SEC में टैक्सेबल होता है गाइस। यानी कि इनकम आप कहीं से भी कमाइए, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी शहर से, किसी भी देश से आप कमाइए, अगर वह इंडिया में रिसीव हुआ है, रिसीव मतलब गाइस मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम रिसीव, अगर वो फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ हो तो वह पैसा आपका टैक्सेबल होगा सभी प्रकार के करदाताओं में। ध्यान रखेंगे गाइस, ऑल SEC, ऑल का मतलब 3 जो आपके हैं, ये 3 हैं, इन तीनों में शामिल किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही ऑप्शन क्या होगा गाइस, वो क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिए गाइस। आइए
अगला करा है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द एसएससी आर डिवाइड इनटू द हाउ मेनी पार्ट ऑफ कैटेगरी, कि निवास स्थान के आधार पर पर्सन को या इस व्यक्ति को, रेसिडेंस को कितने कैटेगरी में बांटा गया है गाइस। तो अगर हम बात करें गाइस तो कैटेगरी को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा क्या है, रेसिडेंस हमारा क्या है, एक हमारा क्या है रेसिडेंट है, और दूसरा हमारा क्या है नॉन रेसिडेंस है। ध्यान रखिएगा गाइस, नॉन रेसिडेंट। अब इसको भी अगर आप हल करेंगे, इसको भी समझेंगे, तो यहाँ दो बातें आपको मिलता है। एक तो हमारा कह रहा है OR जिसको बोलते हैं ऑर्डरली रेसिडेंस, और एक हमारा होता है NOR नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस होता है। तो कैटेगरी क्या है, बेसिकली दो कैटेगरी है, रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस। दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 में इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दूसरा, सॉरी इसका सही ऑप्शन क्या होगा इस दो प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सैलरी इज पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको किसी प्रकार का कोई सैलरी मिला है, किससे मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से किसी प्रकार कोई सैलरी मिला है, किसी इंडियन पर्सन को किसी प्रकार कोई सैलरी मिला है, और कह रहा सिटीजन को मिला है, और सर्विस रेंटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, और ये सर्विस कहाँ किया गया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर किया गया है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ये भारत में टैक्सेबल नहीं है। दूसरा कह रहा है इट टैक्सेबल इन इंडिया, ये इंडिया में टैक्सेबल है, और कह रहा है इट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम फॉर द टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए इसको टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इस भाई ये तो टैक्सेबल होगा, ये कंफर्म बात है, ये इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ये ऑप्शन हो गया, पहला चौथा कट गया, अब ऑप्शन बचा दूसरा और तीसरा। तो गाइस दूसरे और तीसरे में आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए गाइस, इसका देखा जाए सही ऑप्शन क्या होगा, इसका दूसरा हमारा सही होगा, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब टैक्सेबल है तो सीधी सी बात है टैक्स पर्पज से बात आएगी, अब टैक्सेबल होगा तभी इंक्लूड की बात आएगी, इंक्लूड में टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे। भाई सीधी सी बात है, कोई इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल होगा तो टोटल इनकम इंक्लूड करेंगे, और किस पर्पज से, टैक्स के पर्पज से हम लोग करेंगे। तो इसका दूसरा तीसरा दोनों ऑप्शन सही हो रहा है, बट इसका सही एप्रोप्रिएट सही जो सुटेबल आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दूसरा इस सही होगा गाइस। तो कुछ क्वेश्चन गाइड ऐसे भी होते हैं आपके जो डाउट कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला, एन इंडिविजुअल हु सिटीजन ऑफ इंडिया हु come to India during the previous year must stay for how many days in India during the previous year acquire for residential status for India of his total income 20 लाख। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या करा गाइस, ऐसा किसी प्रकार कोई इंडिविजुअल हो सिटीजन ऑफ इंडिया जो भारत का नागरिक है, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है एंड हु कम टू इंडिया, वो भारत आता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल आता है, कह रहा हाउ मेनी डेज स्टे मस्ट बी, रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एक्वायर ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, भारत में निवास स्थान बनने के लिए उसे कितना दिन भारत में रहना पड़ेगा। अगर उसका टोटल इनकम 20 लाख तक है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन 182 दिन, दूसरा ऑप्शन 60 दिन, तीसरा ऑप्शन 365 डेज, और चौथा ऑप्शन 120 दिन। आपको इन चारों में से बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही इसका उत्तर क्या होगा, इस बताइएगा इस गाइस। इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला होगा 182 दिन इसका सही होगा। ठीक है गाइस, देखो कह रहा है विदेश का नागरिक है, इंडिया आ रहा है घूमने के लिए, तो ऐसे इंसान में इसको पहली शर्त को पूरा करना अनिवार्य होता है, और पहली शर्त में कितना दिन, 182 दिन आपका होता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर उसका इनकम अप टू 15 लाख होता है, अगर 15 लाख तक या 15 लाख के अंदर होता है तो ध्यान रखिए तब 120 दिन है, तब 120 दिन होता है। लेकिन अगर उसका इनकम 15 लाख के ऊपर होता है तो ध्यान रखिएगा उसका 182 दिन होगा इसका गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, हर साल किसी भी करदाता है क्या रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो रहा है, इट मे बी चेंज, यस इट विल सर्टेनली चेंज, आपका कह रहा है निश्चित रूप से चेंज होगा, विल नॉट चेंज और नन ऑफ दीज। बताइए गाइस, ध्यान रखिए गाइस, मैंने आपको पहले बताया था कि एक व्यक्ति का निवास स्थान हर साल बदल सकता है, जरूरी नहीं बदले लेकिन बदल भी सकता है, लेकिन कभी भी उसका सिटीजनशिप नहीं बदलता। तो एवरी ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस जो आपका होता है किसी भी एसएससी का बदल सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें भी चेंज, यस एब्सोल्युटली राइट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेस गाइस। बिल्कुल आप भी एकदम सही टिक कर रहे हो गाइस, बहुत अच्छा प्रयास करें गाइस। आप लोग का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ लोग एक आध दो क्वेश्चन गलत भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग सही करने का प्रयास करें गाइस। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक हु गोज अब्रॉड, भारत के बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के उद्देश्य के लिए विदेश जा रहा है,
ही मस्ट स्टे इन इंडिया, उसको रहना पड़ेगा इन इंडिया, बिकम टू रेसिडेंस एटलीस्ट, तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखिएगा गाइस, मैंने आपको जब आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाया था तो उसके एक्सेप्शन केस में मैंने बताया था, ऐसा किसी प्रकार कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो जा रहा है कहाँ, फॉरेन जा रहा है, फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जाता है, तो उसे कैटेगरी ए को फॉलो करना अनिवार्य है, जबकि कैटेगरी बी का कोई भी इसका मतलब नहीं होता, मीन इनरिलेवेंट होता है। तो अब कैटेगरी ए क्या कर रहा है, कैटेगरी ए कर रहा है एट मस्ट भी 182 दिन आपको कम से कम रहना पड़ेगा, तो ऐसी दिशा में उसे 182 दिन रहना पड़ेगा, ध्यान रखिए 60 दिन के स्थान पे इंस्टेड ऑफ 60 डे उसको 182 दिन रहना पड़ेगा इन द प्रीवियस ईयर में गाइस। ध्यान रखिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति तो विदेश जाता, देखिए मकसद ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट मकसद के लिए हो या फिर समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में हो, ठीक है, वो इंडियन शिप के मेंबर के रूप में हो, तब जाकर ऐसा होता है, पहली कैटेगरी शर्त को फॉलो करना अनिवार्य है। सही ऑप्शन क्या होगा, 182 182 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा गाइस, मिस्टर पी वॉज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1987, मिस्टर पी जो है वो उनकी पैदाइश हुई 18 अप्रैल 1987 को इन इंडिया में, भारत में, एंड लेटर ही टुक ए सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, बाद में वो यूएसए के सिटीजनशिप ले लिए। नाइदर हिज पेरेंट नॉर ग्रैंड पेरेंट वेयर बोर्न इन अनडिवाइड इंडिया, न तो उनके पिता, न तो उनके पेरेंट, न तो उनके ग्रैंड पेरेंट अविभाजित भारत के पहले वो भारत में पैदा हुए हैं। इन केस मिस्टर पी सैल्बी, अतः इस दशा में मिस्टर पी सैल्बी क्या होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लो भाई पहला ऑप्शन, सिटीजन ऑफ इंडिया, लो भाई ये तो गलत ऑप्शन, सिटीजन तो होंगे नहीं, भले ये हुए लेकिन क्या पेरेंट नहीं, उनके पेरेंट आपके न तो ग्रैंड पेरेंट न तो ये पेरेंट उनके इंडिया में हुए और अविभाजित भारत के पहले, तो सिटीजन इंडिया के हो नहीं सकते। यह ऑप्शन दूसरा चौथा कट गया, बताइए पहला और तीसरे ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा इस, अगर उनके ग्रैंड पेरेंट आपके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट होते तो इंडिया के मूल निवासी, इंडिया के ओरिजिन माने जाते हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट है और ग्रैंड पेरेंट जो है वह इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं, और कब, अनडिवाइड यानी कि भारत के विभाजन होने से पहले, इसलिए क्या माने जाएंगे, ये फॉरेन नेशनल माने जाएंगे, एक विदेशी नागरिक माने जाएंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनकम एक्वायरिंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर, अगर किसी प्रकार का कोई आपने इनकम एक्वायर कर लिया तो क्या एसेसिबल होगा, ऑल एसएससी, रेसिडेंस इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया, नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। गाइस अगर किसी प्रकार का कोई भी इनकम आप रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्वायर करते हैं या फिर अप्रूव करते हैं या उपार्जित करते हैं, तो वह इनकम सभी प्रकार के करदाताओं में टैक्सेबल होगा, चाहे ओ आर हो, चाहे वो एन ओ आर हो, चाहे वो एन आर हो जाए, तीनों के केस में टैक्सेबल होगा, इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन गाइस। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए गाइस, ठीक है। तो गाइस कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है आपका ये एमसीक्यूज का सीरीज सेशन, कैसा लग रहा है बताइए गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इनकम इन जापान इज एसेसिबल फॉर ओ आर, एन ओ आर, एन आर, ऑल ऑफ दीज गाइस। ध्यान रखिए गाइस, ये कहाँ कह रहा है, एग्रीकल्चर है, जापान का कह रहा है। अगर ये जापान का, जापान क्या भारत से बाहर है, तो भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो भी इनकम विदेश का होता है जिससे कोई भारत का कोई कनेक्शन नहीं होता, वह इनकम सिर्फ और सिर्फ ओआर में टैक्सेबल होता है गाइस। अगर यही पर रहा होता है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया अगर रहा होता, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया अगर रहा होता तो इंडिया के लिए ये इनकम क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, ध्यान रखिएगा गाइस। कब, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन ऑफ इनकम में मैंने ये बातें आपको बताया था। तो एग्रीकल्चर चाहे जापान का हो, विदेश का कोई भी एग्रीकल्चर इनकम होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओआर में, साधारण निवासी में टैक्सेबल होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कंपनी डज नॉट बिकम ए फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर, एक कंपनी निम्न दशाओं में प्रीवियस ईयर में नहीं हो सकता है क्या, ओ आर, एन ओ आर, एन आर और रेसिडेंट। गाइस ध्यान रखिएगा, एक कंपनी होता है प्रीवियस ईयर में दो चीज़ें हो सकता है, एक तो वो ओ आर हो सकता है और एन आर भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी किसी भी कीमत पर एन ओ आर नहीं हो सकता है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं सब पूछा था, ध्यान रखिएगा, यहाँ डज नॉट पूछा था, ठीक है, नहीं हो सकता है कभी भी एक कंपनी, और कंपनी के स्टेटस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में, ध्यान रखिए गाइस, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में निकालते हैं गाइस हम लोग, ठीक है गाइस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। एक कोई भी कंपनी किसी भी प्रीवियस ईयर में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस नहीं हो सकता गाइस,
वो OR हो सकता है और NOR हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ, अगर किसी प्रकार का कोई आपका बिजनेस से इनकम हो रहा है कैसा, विदेशी किसी विदेशी कंट्री से, किसी दूसरे देश से हो रहा है, और ये जो बिजनेस आपका है ये भारत से कंट्रोलिंग नहीं हो रहा, नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये सीधा का सीधा विदेश का इनकम हो गया, और विदेश का इनकम होने के कारण ये सिर्फ और सिर्फ OR में टैक्सेबल होता है गाइस। ध्यान रखिए गाइस, अगर यही क्वेश्चन में ये सब न रहा होता, नॉट सब न रहा होता, ठीक है गाइस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री एंड दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ये हमारा 2 में टैक्सेबल होता है। ये चार्ट जो आपका टेबल है, टेबल का ये 5वां पॉइंट बन जाता है गाइस, ठीक है, 5वां पॉइंट बन जाता है, इसलिए ये आपका NOR में टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ नॉट शब्द लिखा था, नॉट कंट्रोल, इसलिए सिर्फ और सिर्फ OR में टैक्सेबल होगा गाइस। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम नॉट टैक्सेबल इन द केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, ऐसा कौन सा इनकम होगा ओवर टैक्सेबल नहीं होगा रेसिडेंट के केस में गाइस। पहला ऑप्शन क्या रहा है, इनकम एक्रूड इन इंडिया, बिल्कुल गाइस ये 100% टैक्सेबल होगा, सभी में टैक्सेबल होगा। इनकम रिसीव इन इंडिया, बिल्कुल टैक्सेबल होगा, सभी में टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम, बिल्कुल OR में टैक्सेबल होगा। लेकिन ध्यान रखिए गाइस, ये पास्ट अनटैक्सेड जो हमारा है, पास्ट अनटैक्सेड जो फॉरेन इनकम आपका है, ये पास्ट का एक तो पिछले साल का है नहीं, और ये अनटैक्सेड है, पिछले साल से पहले का इनकम हो रहा है, ये इंडिया लाया गया होता है, जिसको बोलते हैं मतलब रेमिटेड इनटू इंडिया, इसलिए ये पैसा हमारा टैक्सेबल किसी में भी मीन्स OR, NOR और NR, ये किसी भी के इनकम में टैक्सेबल नहीं होता गाइस, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पास्ट अनटैक्सेड फॉरेन इनकम, किसी भी SEC के इनकम में यही एक ऐसा इनकम है जो किसी में शामिल नहीं होता। हाँ, बहुत से और इनकम है जो एग्जम्प्ट होते हैं, ध्यान रखिए गाइस, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, PPF का इनकम हो गया, SPF का इनकम हो गया गाइस, ये अलग बात है। नेक्स्ट कराएं, टोटल सेक्शन इन द रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस में कुल कितने चैप्टर आपके, रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में कुल कितने सेक्शन है गाइस, आपको बता दिए सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल कितने धारा है, 5 इसके सेक्शन है, इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5। चार्जिंग सेक्शन ये आपका टोटल इनकम को बताता है, ये स्टेटस को बताता है, डीम्ड इनकम, अप्रूव्ड इनकम और ठीक है डिविडेंड इनकम को ये बताता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द सेक्शन अंडर द 5 ऑफ रेजिडेंशियल स्टेट, लो भाई अभी मैंने नाम लिया था, आ गया सेक्शन 5 जो निवास स्थान का सेक्शन जो आपका धारा 5 है, निवास स्थान धारा 5 क्या कहता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी और नन ऑफ दीज गाइस। बताइए, अभी मैंने बताया सेक्शन जो 5 है गाइस, सेक्शन जो 5 है वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम को ही बताता है, सेक्शन जो 5 है टोटल इनकम को बताता है, सेक्शन जो 6 है वो हमारा स्टेटस बताता है किसका, इंडिविजुअल का, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बताता है, कंपनी का सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 बताता है, ठीक, HUF का, AOP का, ठीक है, फर्म का ये हमारा 2 बताता है, और इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला स्कोप ऑफ इनकम। चार्जिंग सेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का सेक्शन क्या है गाइस, इंडिविजुअल का सेक्शन क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का सेक्शन क्या है, सेक्शन 61, 62, 63, 64, बताइए गाइस इसका सही उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा गाइस। मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि इंडिविजुअल का जो केस आपका है वो धारा 6 उपधारा 1 है, मैंने आपको बताया था। HUF की बात करें, AOP की बात करें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, POI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म की बात करें, ये सब हमारा सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 क्या है, कंपनी का केस है, और सेक्शन 4 क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, इसमें हमारा लोकल अथॉरिटी भी आ जाएगा। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 में अदर में आपके आते हैं, इसलिए इंडिविजुअल पूछा था तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा व्हाट इज द सेक्शन ऑफ द अदर पर्सन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, अदर पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस का अदर पर्सन का क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया एकदम हलवा क्वेश्चन, ये तो आप रट भी लिए होंगे, देख लिए होंगे, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या है हमारा 5 है, कंपनी के केस में मैंने आपको बताया था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन दम नहीं था गाइस, आप समझ चुके होंगे, रिपीट हो गया शायद एक प्रकार से। लो भाई क्या कर रहा है, इफ एनी इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई ऑफ एनी बेसिक कंडीशन दिस पर्सन इज नोन एज, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो बेसिक कंडीशन को फॉलो ना करे, ध्यान रखिए बेसिक का कोई भी रूल्स फॉलो ना करे, नॉट एनीवन, कोई भी फॉलो ना करे तो वो क्या कहलाता है गाइस। बेसिक का, बेसिक में 2 फार्मूले होते हैं, A और B, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन होना चाहिए,
और ये प्रीवियस ईयर से कुल 4 वर्षों में 365 दिन, और प्रीवियस ईयर में कितने होने चाहिए, कम से कम 60 दिन चाहिए, तो कैटेगरी बी फॉलो करता है। दोनों ये फॉलो करें और दोनों बहुत एडिशनल कंडीशन फॉलो करता है तो बंदा कहलाता है OR कहलाता है। जो बेसिक का कोई फॉलो करो लेकिन एडिशनल फॉलो ना करे वो NOR कहलाता है, और जो बेसिक का कोई फॉलो ना कर पाए उसका आपका वो चेक ही नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इफ एनी इंडिविजुअल इज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन बट कुड नॉट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन। अभी गाइस मैंने बताया था जो बेसिक को फॉलो करे लेकिन एडिशनल फॉलो न करे तो वो बंदा क्या कहलाता है, NOR कहलाता है गाइस, NOR। इसका सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। बेसिक फॉलो कर रहा है लेकिन एडिशनल फॉलो नहीं कर पा रहा है। ओके गाइस, लीजिए इतना ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सारी क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो गाइस तो प्लीज बताइएगा, कमेंट करिएगा और आप उत्तर बताइएगा कि ओवरऑल आपने 20 क्वेश्चन में कुल कितना किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, MCQ का सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए गाइस। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू आपको।